शिक्षा से संबंधित कई सारे ऐसे मूलभूत प्रश्न होते हैं जो बहुत ही उलझन पैदा करते हैं हमारे मन में। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है, यही कारण है कि यूपीएससी प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में या तो परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछती ही रहती है। भारत की एक कहानी, एक भारत का एक दृश्य आपसे साझा करूं। देश है जिसके हस्ताक्षर चांद पर भी हैं, क्या वो इस लक्ष्य से पीछे रह जाएगा? हाल ही में आप सबों ने सुना होगा कि अब वर्ष में 2 बार बोर्ड्स का एग्जाम होगा। और एक समाचार आप लोगों ने सुना होगा कि एनसीईआरटी ने 19 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो एनसीईआरटी के जो पाठ्य पुस्तक हैं उसके पाठ्यक्रम का नवनिर्माण करेगा। दोस्तों, आज हम सभी चर्चा करेंगे शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, जो प्रारूप से यथार्थ तक चर्चा में आ जाएगा। शिक्षा से संबंधित कई सारे ऐसे मूलभूत प्रश्न होते हैं जो बहुत ही उलझन पैदा करते हैं हमारे मन में कि ये शिक्षा क्या होता है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, शिक्षा का हमारे जीवन से क्या महत्व जुड़ा सा होता है, शिक्षा का जीवन के प्रति क्या क्या घटक होते हैं जो हमें जानने बहुत जरूरी हैं। और शायद यही कारण है कि यूपीएससी प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में या तो परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछती ही रहती है। और ये अभ्यर्थियों के प्रति, अभ्यर्थियों के मन में एक उलझन सा बना रहता है कि ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाया जाए, किस तरह से ऐसे प्रश्नों को लिखा जाए ताकि शिक्षा से जुड़े हुए प्रश्न जो जीएस पेपर मेंस में पूछे जाते हैं या फिर एसएम में हर वर्ष आपको कहीं ना कहीं किसी रूप में मिलेंगे, प्रीलिम्स में भी कई बार शिक्षा से संबंधित प्रश्न आपको पूछे गए हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप सभी अभ्यर्थी शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ठीक से समझें, इसका प्रारूप क्या है और इसका यथार्थ क्या है। जब आप इन दोनों तरीकों से किसी एक विषय को, अर्थात शिक्षा के विषय को आज हम लोग समझ लेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि शिक्षा के विभिन्न पहलुएं क्या क्या हैं। आइए दोस्तों, हम सभी देखते हैं कि इस पहलू में क्या क्या ऐसे प्रश्न हैं जो संघ लोक सेवा आयोग पूछती रही है। जैसा कि एक प्रश्न आपके सामने आ रहा होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य 4 2030 के साथ अनुरूपता में है। ये प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न आप देख रहे होंगे, भारत में जनांकीय लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक कि हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील नहीं हो जाती। ये भी कहीं न कहीं शिक्षा से संबंधित प्रश्न है। आगे और आप देख सकते हैं कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से डिजिटल निरक्षरता ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी की अल्प उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न किया है। ये भी कहीं न कहीं शिक्षा से संबंधित प्रश्न है। इतना ही नहीं, और प्रश्न आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शिक्षा से जुड़े हुए इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं तो क्यों ना शिक्षा को ठीक से समझ लिया जाए। आगे आप देखेंगे कि पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। ये भी कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ा हुआ ऐसे पेपर है। आगे और देखते हैं, डेस्टिनी ऑफ ए नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स, अर्थात राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। यह भी आपका शिक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और देखते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा भारत के पिछड़ेपन के कारण है। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण के लिए मैंने लिया है। ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो शिक्षा से परोक्ष या अपरोक्ष रूप में हर साल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए आज का ये लेक्चर, आज का ये सीरीज श्रृंखला शिक्षा से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश आप सबों का स्वागत करता हूं
तथास्तु ICS हिंदी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज आइए देखते हैं शिक्षा के विभिन्न विभिन्न पहलुओं के बारे में। जब हम देखते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप सबों के साथ एक छोटी सी भारत की एक कहानी, एक भारत का एक दृश्य आपसे साझा करूं। अभी एक दिन पहले ही रक्षाबंधन का पर्व पूरे भारतवर्ष ने धूमधाम से मनाया है। गुड़िया भी अपने ससुराल से अपने मायका आती हैं गोलू जो उनका भाई है उनको राखी बांधने के लिए। गुड़िया गोलू से पूछती है कि गोलू कैसा लग रहा है तुम्हें कॉलेज जाकर। गोलू बहुत हताश है, निराश है अपने जीवन से। उसे पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि गोलू जो है वो राजनीति शास्त्र यानी कि राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र पढ़ने में रुचि रखता था, परंतु उसे जबरन फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन यानी कि दाखिला दिला दिया गया है और वो फिजिक्स पढ़ने में रुचि नहीं रखता है। दूसरी ओर गुड़िया ये सुनकर बहुत उदास होती है, निराश होती है और अपने पूर्व जीवन जो उनके 5-7 साल पहले की जो उसकी जीवन थी उस तरफ वो ध्यान उसका आकर्षित होता है और वो रोने लगती है। क्योंकि गुड़िया एक बहुत मेधावी छात्रा थी। वो इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होती है जिसे हम +2 कहते हैं उसमें पूरे शहर में टॉप की थी। पार्ट 1 में उसने एडमिशन लिया था और उसका विषय भी विज्ञान था, लेकिन पार्ट 1 में कई कारणवश उसकी शादी करा दी जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। घर के जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो जाती है, आगे चलकर बच्चे होते हैं उनको संभालने में लग जाती हैं और वो पढ़ाई वहीं पे छूट जाता है। गुड़िया इस बात को सोचकर उदास होती हैं, रोने लगती हैं कि काश मैं अपनी पढ़ाई को फिर से जारी कर पाती, लेकिन वो नहीं कर सकती है, नहीं कर पाती है क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ इतना है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में वो व्यवस्था भी नहीं है। आगे और एक छोटी सी कहानी को हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची मैं नहीं कहूँगा, लड़की 17-18 साल की हैं और वो उनका नाम रजिया है। रजिया स्कूल जाती हैं और जल्द ही स्कूल से वापस उनको आना होता है क्योंकि रजिया अपने परिवार को भी चलाती हैं। उनके अब्बा जान बीमार रहते हैं। घर में रजिया कमाने के लिए सिलाई मशीन पे काम करना सीख रही हैं और स्कूल के बाद उनको गांव से दूर जाकर सिलाई मशीन पे काम करना भी सीखना होता है। और इस क्रम में रजिया समय का बैलेंस नहीं कर पाती है और वो सोच रही है कि मैं अब स्कूल जाना छोड़ दूंगी। सोचिए रजिया के मन में कितने द्वंद्व हैं। मुकुंदी चाचा जब अपने छोटे से भतीजी को स्कूल जाते हुए देखते हैं तो उनके मन में भी ये भाव उत्पन्न होता है कि काश मैं भी स्कूल जा पाता, काश यहाँ भी प्रौढ़ शिक्षा एडल्ट एजुकेशन यानी कि जो उम्र में अधिक हो गए हैं उनके लिए भी स्कूल जाने की फिर से कोई व्यवस्था होती या कुछ ऐसा व्यवस्था का निर्माण किया जाता। आप सब सोचते होंगे कि गुड़िया गोलू कोई होगा, किसी गांव में होगा, किसी शहर में होगा। नहीं मेरे दोस्त, हो सकता है वो आप हों। यदि आप नहीं होंगे तो ये आपका सौभाग्य है। हो सकता है वो आपके आसपास कोई हो। आप ऐसे कई गुड़िया को, कई गोलू को, कई रजिया को, कई मुकुंदी चाचा को जानते होंगे जो कई कारणवश शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते हैं या आगे या फिर ले ही नहीं पाते हैं। ये कारण रहता है। आज आइए हम लोग देखते हैं कि शिक्षा का जीवन में क्या महत्व होता है। क्यों इतनी जीवन में जब भी आप कहीं भी सुनते होंगे, देखते होंगे, स्कूल में शिक्षक हों, घर में आपके माता पिता हों, पड़ोस में कई बुजुर्ग हों, वो कहते हैं शिक्षित बनो, शिक्षा का अर्जन करो, शिक्षावान बनना ही तुम्हारा धर्म है। क्यों कहा जाता है? इसके पीछे क्या कारण है कि आपके माता पिता हमेशा लगे रहते हैं कि आप पढ़ें, पढ़ लिख कर कुछ करें। तो शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है? दोस्तों, इसी समस्या को दूर करने के लिए जो
समस्या गोलू के साथ है, जो समस्या गुड़िया के साथ है, जो समस्या रजिया के साथ है, जो समस्या मुकुंदी चाचा के साथ है, उसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे को लेकर आया है। अब ये ऐसे सहज में तो नहीं आ गया। इसका सबसे मुख्य कारण एक है सतत विकास एजेंडा 2030 लक्ष्य 4। इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसे कहते हैं, सतत विकास एजेंडा, इस एजेंडा के तहत, इसके लक्ष्य 4 के तहत 2030 तक शिक्षा के जगत में आपको सार्वभौमिकरण करना है, यानी कि सबको शिक्षा पहुंचाना है। अब जो हमारा प्यारा भारत देश है, जिसके हस्ताक्षर चांद पर भी हैं, क्या वो इस लक्ष्य से पीछे रह जाएगा? क्या भारत इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा? जरूर पूरा करेगा। इसीलिए के कस्तूरीरंगन समिति की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट बनी थी, जो 2019 में उन्होंने भारत सरकार को सौंपा था, और उसी पे आधारित ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई। ये भूमिका आपने समझ लिया ठीक से। अब जानते हैं, इतनी बड़ी यात्रा शिक्षा के लिए, इतना बड़ा प्रोग्राम, इतने बड़े इनिशिएटिव, इतने बड़े पहल एक शिक्षा के लिए की जाती है। सरकार इतना पैसा खर्चा करता है शिक्षा के लिए। ये शिक्षा होता क्या है? क्यों चाहिए? क्यों भारत सरकार एक शिक्षा के लिए, या कोई भी सरकार, इतना खर्चा करती है? दोस्तों, शिक्षा का महत्व केवल इतना नहीं है कि आप पढ़ लें और कोई नौकरी पा लें, आप पढ़ाई करके कोई सर्टिफिकेट पा लें, या फिर कुछ ऐसा चीज आप जान लें जिसको जानकर आपको अच्छा लगता हो। क्या शिक्षा का महत्व यहीं तक सीमित है? तो आप सोचेंगे कि नहीं, इतना तो नहीं होगा। शिक्षा का महत्व आपके अस्तित्व से है। शिक्षा का महत्व आपके जीवन से है। शिक्षा है तो आपका जीवन है, शिक्षा नहीं होगी तो आपका जीवन ही नहीं है। इतना बड़ा महत्व रखता है शिक्षा आपके जीवन में। शिक्षा मानव अस्तित्व का आधार है। ये सुनकर आश्चर्य लगेगा आपको कि शिक्षा मानव अस्तित्व का आधार है। क्या शिक्षा के बिना मानव अस्तित्व का कोई आधार नहीं है? नहीं है। दोस्तों, जब मानव विकास की यात्रा आज से करोड़ों साल पहले शुरू हुई, उसी समय कई सारे ऐसे स्पीशीज थे जिनकी यात्रा शुरू हुई थी, लुप्त होते चले गए, वो विलुप्त हो गए कई उसमें, क्योंकि वो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा का रूपांतरण, ट्रांसफर नहीं कर पाए। लेकिन मानव एक ऐसा प्रजाति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा को देता चला गया और अपने अगले पीढ़ी को ऐसा शिक्षित बनाया कि वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि किसी भी परिस्थिति में खुद को तैयार करने के लिए, अपना अस्तित्व बचा कर रखने के लिए खुद को तैयार कर लिया। और यही कारण है कि आज इस धरती पर जो मनुष्य है वो सबसे श्रेष्ठ प्रजाति में उसकी गिनती होती है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में शिक्षा को ग्रहण करता है, और ग्रहण ही नहीं करता, अपने अगले जनरेशन को, जो उसके अगले वंश होने वाले हैं, उसमें भी शिक्षा का प्रचार प्रसार करता रहता है, जिससे ज्ञान का प्रचार प्रसार होता रहता है और मानव सभ्यता का सतत विकास हो रहा है। उसके मूल में क्या है? शिक्षा। इसलिए शिक्षा पे इतना जोर दिया जाता है। दूसरा है असभ्यता से सभ्यता की यात्रा। आप सभी जानते होंगे कि शिक्षा ने मानव समाज को सभ्य बनाया है। जिस समाज में शिक्षा होती है वो समाज सभ्य होता है, सिविलाइज्ड होता है। जिस समाज में शिक्षा का अभाव होता है, क्षरण होता है, उसमें फिर से असभ्यता हो जाती है और वो समाज विनाश के कगार पर चला जाता है। इसलिए शिक्षा अति महत्व रखता है आपके जीवन में। परिवर्तन और विकास की क्रमिक प्रक्रिया है ये। बिना शिक्षा परिवर्तन संभव नहीं है।
बिना शिक्षा विकास संभव नहीं है, क्योंकि शिक्षा से ही आपके पास क्या आएंगे, आइडियाज आएंगे, आप नवाचार करेंगे, जीवन से जुड़े हुए सभी उलझनों को सुलझाने के लिए योग्य बनेंगे। इसलिए शिक्षा आपके जीवन में जरूरी है। आनुवांशिकीय विकास बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। जब जब आप शिक्षा के प्रति जागरूक होते हैं, जीवन में शिक्षा को ढालते हैं, उसमें रचते हैं, बसते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या करता है, आपके जीन में वो इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है। वो फिर आपके जेनेटिक ट्रांसफर, डीएनए के माध्यम से वो आपके अगले वंश तक ट्रांसफर होता है। और यही कारण है कि हर समाज, हर राष्ट्र शिक्षा के प्रति इतना जागरूक होता है, क्योंकि राष्ट्र तभी राष्ट्र होता है, सफल होता है, जब उसके कर्णधार यानी कि उसके भविष्य शिक्षित होते हैं। और यही कारण है कि शिक्षा के प्रति इतनी जागृति लाई जाती है। आगे देखते हैं कि शिक्षा के घटक क्या क्या हैं। कैसे समझेंगे कि ये शिक्षा है, ये मैंने प्राप्त कर लिया तो हम शिक्षित हो गए। क्या हो सकता है? क्या कॉलेज जाना ही शिक्षा है? क्या आपने कॉलेज में जाकर डिग्री ले लिया तो आप शिक्षित हो गए? क्या आप नौकरी पा ली आप शिक्षित हो गए? मैं दावे के साथ कहूंगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप कॉलेज में गए हो, डिग्री ले लिए हो, फिर भी वो शिक्षा के सारे घटक आप में नहीं आ पाए हो सकता है कई सारे ऐसे लोग हों जो कॉलेज में, स्कूल में नहीं जा पाए हों किसी कारणवश, लेकिन फिर भी वो शिक्षा के घटक को अपने जीवन में ला पाने में सफल हो गए हों और वो शिक्षा के उस फल को जरूर जीवन में उतारे हों। तो ये शिक्षा है। आइए जानते हैं शिक्षा का घटक क्या क्या है। शिक्षा का पहला घटक है आदत। आप जिस परिवेश में रहते हैं, जिस परिवेश में आपका जीवन आगे बढ़ता है, आपका लालन पालन होता है, उससे आपके आदतों का निर्माण होता है, आपका हैबिट्स बनता है। वो हैबिट्स ही धीरे धीरे क्या करता है, आपका बिलीफ सिस्टम तैयार करता है, आपको आस्थावान बनाता है कई सारी चीज़ों के प्रति, किसी विचार के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी भी चीज़ों के प्रति वो आपको आस्थावान बनाता है। वो आस्थावान होना वो आपका मूल्य बनाता है, वो आपके वैल्यूज को क्रिएट करता है, आपके जीवन में मूल्य को लाता है। वो मूल्य आप में नैतिकता को लाता है, आप नैतिक होने लग जाते हैं। जब आप नैतिक होते हैं तो फिर क्या होता है, आपके जीवन में कौशलता का निर्माण होता है। आप सभी कार्य करने में कौशलता को अपने जीवन में लाते हैं, उसका विकास करते हैं, आप कार्य कुशल होने लग जाते हैं। और ये कार्य कुशलता ये आपके जीवन में ज्ञान का निर्माण करता है। इतने यात्राओं से होते हुए ज्ञान की यात्रा तय होती है और ये सब मिलकर क्या बनता है, शिक्षा बनता है। ये जब इसके घटक आपस में मिलते हैं तब जाकर ये शिक्षा का निर्माण करता है। इसलिए आप देखते होंगे कि शिक्षा के कई सारे घटक होते हैं जिस पर सरकार काम करती है। वो ज्ञान आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से दिया जाता है, आप किताबों से पढ़ते हैं, आप असाइनमेंट बनाते हैं, आप लेक्चर अटेंड करते हैं, आप कॉलेज जाते हैं तो आपको ज्ञान मिलता है। कौशल, आप ज्ञान का अभ्यास करते हैं, आप कोई स्किल सीखते हैं, इससे आपकी कुशलता का निर्माण होता है। नैतिकता आपके व्यवहार को दर्शाता है, मूल्य आपके विचार को दर्शाता है। आस्था क्या दर्शाती है, ये आपकी स्थिति को दर्शाता है, आपकी क्या मनः स्थिति है। और आदत ये आपके जीवन में मूलभूत संरचना का निर्माण करता है। ये सभी उद्देश्य होते हैं शिक्षा के। अब आप ठीक से जान पाए होंगे कि शिक्षा के वास्तविक घटक क्या क्या हैं। दोस्तों, अब हम सब जानेंगे कि भारत की शिक्षा व्यवस्था तब से अब तक, जब शिक्षा इतना महत्व है, शिक्षा का इतना महत्व है मानव सभ्यता के विकास में, ना कि विकास में, उसके अस्तित्व में, अस्तित्व के मूल में शिक्षा है। तो भारत जो इतना प्राचीन है, प्राचीनतम है, तो इस प्राचीनतम देश में
शिक्षा का क्या इतिहास रहा होगा? क्या बिना शिक्षा के इतिहास के भारतीय परंपरा इतनी प्राचीन रह पाई होंगी? क्या आज हम जिस भारतीय परंपरा एवं संस्कृति में जी रहे हैं, क्या उसका आधार क्या रहा होगा? आइए जानते हैं, फिर हम लोग चलेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में और पूरे समग्र रूप से उसको पढ़ेंगे आज, ताकि जितनी भी समस्याएं आपको शिक्षा को लेकर के होती है वो आज यहीं पे खत्म हो जाए और आप आनंद से, आप एक कॉन्फिडेंस से शिक्षा पर कोई भी प्रश्न आए आप आसानी से उसको हल कर पाएं। भारत की शिक्षा व्यवस्था तब से अब तक पहली थी हमारे देश में पहले हुआ करता था गुरुकुल शिक्षा पद्धति। गुरुकुल शिक्षा पद्धति एक आवासीय शिक्षा पद्धति थी जिसमें समग्र रूप से बच्चों का निर्माण किया जाता था। उन्हें शास्त्र के साथ साथ शस्त्र विद्या भी सिखाई जाती थी, शल्य चिकित्सा भी सिखाया जाता था, समाज ज्ञान भी सिखाया जाता था। सभी तरह के शिक्षाओं का एक सम्मिलित रूप हुआ करता था गुरुकुल शिक्षा पद्धति में। ये क्या हो गया? एक हॉलिस्टिक एजुकेशन पर्पस हो गया, समग्र विकास हो गया। अब ये आवासीय होता था, समग्र शिक्षा आपने समझ लिया, और विकेंद्रीकरण इसकी व्यवस्था थी, अर्थात बच्चे घर से दूर जाते थे पढ़ने के लिए, वहीं पर रहते थे। गुरुकुल कहीं दूर होता था, वहाँ लोग अपने बच्चों को छोड़ जाते थे कई वर्षों तक के लिए, जब तक उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं होती थी वो वहीं पर रहते थे, शिक्षित होते थे, फिर अपने घर को, गांव को, शहर को वापस आते थे। तो ये एक विकेंद्रीकरण व्यवस्था थी गुरुकुल शिक्षा पद्धति में। फिर समय आगे बढ़ा, गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बाद हम देखेंगे कि शिक्षा में केंद्रीकरण शुरू हो गया। क्योंकि शिक्षा का महत्व बढ़ता चला गया। क्यों बढ़ता चला गया? जनसंख्या बढ़ती चली गई। आपको पता है शिक्षा मानव सभ्यता के अस्तित्व का मूल है, और वो वही उसको क्या करता है, विकास दर विकास, सीढ़ी पर सीढ़ी उसका विकास करता चला जाता है। जब विकास होगा तो इसका भी विकास होगा। अब देखते हैं शैक्षिक केंद्रीकरण कैसे हुआ। आप देखेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी बना, विक्रमशिला, तक्षशिला, वल्लभी, ऐसे करके भारत में कई जगह पर यूनिवर्सिटी बनते चले गए, और वहां पर सभी तरह की शिक्षा दी जाने लगी, और विद्यार्थी वहां पर भी रहने लगे और शिक्षा को ग्रहण करते चले गए। तो एक प्रकार का जो भारत में एंशियंट भारत है, प्राचीन भारत है, उसमें क्या है, शिक्षा का केंद्रीकरण है। आगे देखेंगे इस केंद्रीकरण के बाद फिर क्या हुआ। फिर मध्यकालीन भारत में शिक्षा का फिर से विकेंद्रीकरण होता है। अब यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा हटकर कई जगह भारत में सेंटर बन गए, कुछ मुख्य स्थान बन गए जहां पर विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाने लगी। जैसे कि आप सब ने बनारस तो जरूर सुना होगा, कई लोग गए भी होंगे, हो सकता है कई आप वहीं बनारस से ही होंगे। बनारस, यहाँ पर संस्कृत की शिक्षा, व्याकरण की शिक्षा, शास्त्र के जितने वेदांग हैं, वेदों को पढ़ने की सबकी शिक्षा आपको बनारस में, काशी में दी जाती है, आज भी दी जाती है। मिथिला न्याय शास्त्र का केंद्र हुआ करता था, यहाँ न्याय की शिक्षा दी जाती थी। मिथिला के बाद नदिया जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहाँ भी न्याय की शिक्षा दी जाती थी। तंजौर, मदुरई, कांची, ये दक्षिण भारत के शिक्षा के केंद्र रह चुके हैं, आज भी हैं। उज्जैन आदि कई ऐसे जगह थे जहां पर प्राचीन भारत के बाद मध्यकालीन भारत में एक स्थान के रूप में उभरा, और यहाँ पर सभी प्रकार की शिक्षा का शुरुआत हुआ, जो आज भी इसकी प्रक्रिया यथावत चल रही है। अब आप देखेंगे कि जब मध्यकालीन भारत में शिक्षा की ऐसी व्यवस्था हुई, यानी कि विकेंद्रीकरण सा हुआ, तो फिर विकेंद्रीकरण के बाद फिर से क्या होगा, केंद्रीकरण होगा। आपको याद होगा प्राचीन भारत में गुरुकुल व्यवस्था कैसी थी, विकेंद्रीकरण। फिर उसके बाद कैसा हुआ, फिर से केंद्रीकरण, अर्थात नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला बना, फिर से क्या हुआ, विकेंद्रीकरण हुआ, अलग अलग सेंटर बन गए, काशी, वल्लभी, आप कह सकते हैं, सॉरी वल्लभी नहीं, कांची, फिर मदुरई,
नदियाँ, मिथिला अर्थात अन्य अन्य कई सारे जगह बन गए। अब देखेंगे आप, आधुनिक भारत में पुनः शैक्षणिक केंद्रीकरण का प्रयास किया गया। कैसे किया गया? आप वुड्स डिस्पैच जरूर पढ़े होंगे, मॉडर्न इंडिया में, इतिहास में, 1854 से वर्धा शिक्षा योजना 1937। इन सबों का यही प्रयोजन था कि शिक्षा के ढांचा को कैसे फिर से बनाया जाए। शिक्षा के ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, शैक्षणिक संरचना कैसे की जाए। यूनिवर्सिटी का निर्माण होना भारत में शुरू हो गया, कॉलेजेस बनने लगे, स्कूल्स बनने लगे, और ये प्रक्रिया चाहे वो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा हो या फिर जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, मदर टंग है, जो हमारी देशी भाषा है, उस भाषा में शिक्षा दी जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आगे आप देखेंगे कोठारी कमीशन 1964 से लेके के कस्तूरीरंगन कमेटी तक इसका निर्माण शुरू हो गया। इस पे भी चर्चा शुरू हो गई कि अब देश आज़ाद हो चुका है, तो आज़ाद भारत में किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, कैसे हम अपने भारत के भविष्य का निर्माण करेंगे, और भारत के भविष्य के निर्माण के मूल में क्या है? शिक्षा। इसलिए शिक्षा के लिए कई सारी कमिटियों का गठन किया गया, और यहीं से एक आइडिया निकल कर आता है, एक सोच निकल कर आती है, जो कोठारी कमीशन 1964 में बनी थी और 1966 में उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था, सौंपा था। उसी के बाद बनती है भारत की, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। और आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि भारत में ये जो पूर्व के कुछ शिक्षा नीतियां हैं, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 बन चुका था। इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ अमेंडमेंट किए गए, फिर 1992 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया। मिला जुला कर दोनों एक जैसा ही है, 1986 1992। ओके, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में जो शिक्षा नीतियां बनाई गई, जो सरकार के द्वारा ही क्रियान्वयन की गई थी, उसमें क्या मुख्य बिंदुएं थी, क्या कारण रहा होगा। भारत गरीबी से जूझ रहा था, रोटी कपड़ा मकान ये सबसे बड़ी चीज थी जिसको देना सरकार का मुख्य दायित्व था। हमारा देश जो पिछले 300 साल से अंग्रेजों की गुलामी का दंश झेल रहा था, उस देश में सबसे अधिक जरूरी हो गई थी कि आप इनको पहले रोटी कपड़ा मकान दें। इसलिए सरकार ने क्या सोचा कि शिक्षा के प्रति लोगों को कैसे खींचा जाए, कैसे उनके गरीबी को मिटाया जाए, कैसे उनके जीवन में कुछ नवाचार लाया जाए ताकि वो शिक्षा के प्रति आकर्षित हों। तो इसलिए कई सारे कदम, जो बुनियादी कदम थे, वो इसमें उठाए गए। करीब 20 साल जाते जाते उस बुनियादी कदम ने कई सारे काम किए, लोग शिक्षा के प्रति आकर्षित हुए। रोटी कपड़ा मकान जो जरूरत थी वो कुछ हद तक हमारे सरकार ने जरूर पूरा कर दिया, और देश में गरीबी पहले की अपेक्षा बहुत कम हुई, रोजगार बढ़ा, लोगों के जीवन में खुशहाली आई, और शिक्षा के प्रति आकर्षण जन्म ले लिया। और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-92 इसका मुख्य लक्ष्य था कि अब जो शिक्षा के प्रति जो रुचि लोगों की बढ़ गई है, उनके रुचि को, यानी कि उनके शिक्षा के प्रति जो रुचि है, उसको स्कूल तक कैसे खींच कर लाया जाए। उनको स्कूल तक खींच कर लाने में, यानी कि स्कूल तक लाने में कई सारे बुनियादी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, जैसे सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, लोगों के जीवन में रोजगार, लोगों के जीवन में शिक्षा के प्रति जागृति, ये सब काम हुआ फिर आपको इस पॉलिसी के अंतर्गत। फिर कई दशक बीत गए, अब जरूरी पड़ा कि लोग स्कूल तक तो आ गए हैं, बच्चे स्कूल तक अब आ रहे हैं, क्या हमारा स्कूल अब इसके लिए तैयार है कि हम शिक्षा के जो मूलभूत चीजें होती हैं उसको उनको दे पाएं। क्या शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है, शिक्षा का जो समग्र विकास करने की जो प्रक्रिया होती है,
उन सारे पहलुओं पर काम करने के लिए अब हम क्या तैयार हैं? क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है? क्या हमारे शिक्षक तैयार हैं? क्या हमारे पास उस प्रकार के पाठ्यक्रम हैं? क्या हमारे पास वर्ल्ड यानी कि दुनिया से जब हम हर चीजों में लोहा लेने की शक्ति रखते हैं, तो ऐसे समय में क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे भविष्य को, हमारे कर्णधार को तैयार करने के लिए सक्षम है? जब इस पर विचार किया गया तो लगा कि अब देश में एक नई शिक्षा नीति की जरूरत है। और इसलिए दोस्तों के कस्तूरी रंगन कमेटी का गठन किया गया। के कस्तूरी रंगन जी जो कि एक स्पेस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना रिपोर्ट 2019 में भारत सरकार को दे दिया और भारत सरकार ने उसी को थोड़ा बहुत रूपांतरण करके भारत में 2020 में अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर आई। और आज हम सभी इसको डिटेल में जानेंगे, एक एक पहलू को ठीक से समझ लेंगे, ताकि ये जो उलझन है आपका शिक्षा के प्रति वो आज ही समाप्त हो जाए और आप आसानी से शिक्षा से जुड़े हुए किसी भी प्रश्नों को लिख सकें, समझ सकें। आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु क्या है। पहला बिंदु है 5+3+3+4 की व्यवस्था। जो अब तक 10+2 की व्यवस्था आप लोग सुनते होंगे, उसको हटा दिया गया। कौन सी व्यवस्था ले आई गई? 5+3+3+4 ये व्यवस्था ले आई गई। ये क्या होता है? देखा गया कि भारत में जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि कई सारे वैज्ञानिकों से, मनोवैज्ञानिकों से आप लोगों ने सुना होगा, एजुकेशनिस्ट से, शिक्षाविदों से, कि बच्चे के मस्तिष्क का विकास बचपन में 2 वर्ष से ही शुरू हो जाता है। मस्तिष्क का विकास तो जन्म से पूर्व पेट में ही शुरू हो जाता है, जब वो गर्भावस्था में होता है, परंतु उसके अधिक से अधिकतर मस्तिष्क का विकास 4 साल 6 साल तक हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि छोटे बच्चों को हम शिक्षा से जोड़ें, और शिक्षा के क्या रूढ़िवादी परंपरा से जोड़ें, जो रूढ़िवाद का पैटर्न पहले चल रहा था, चौक एंड डस्टर एंड ब्लैक बोर्ड। नहीं, छोटे बच्चों को हम शिक्षा के उन बिंदुओं से जोड़ें जो उसके जीवन में समग्र विकास ला पाए। और ये समग्र विकास कैसे होगा? जब हम उसके बाल्य अवस्था, जो 5 साल के बच्चा 8 साल तक बच्चा होता है, यानी कि 3 साल से लेकर 8 साल तक का जो बच्चा है, उसके जीवन में विभिन्न पहलुओं को हम जोड़ें। ये कैसे होगा? ये होगा कि आप जानेंगे इसमें, जब कक्षा 1 से पहले 3 वर्ष तक, फिर 1 और 2, कक्षा 2 ये 2 साल, और इससे पहले 3 साल, ये 3 साल जो है बच्चों को एक प्ले स्कूल की तरह खेल कूद की अवस्था में रखें। बाल वाटिका, यानी कि बच्चे आए और स्कूल में खेलें। आपको मैं वापस ले चलता हूं फिर गुड़िया के पास। गुड़िया के 2 छोटे बच्चे हैं, वो दोनों स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल से फिर भागकर घर आ जाता है बीच में ही, या फिर जब गुड़िया उसको छुट्टी होने के बाद लेने जाती है तो वो बच्चे बड़े उदास होते हैं, वो उत्साहित नहीं होते फिर से कल स्कूल जाने के लिए, क्योंकि स्कूल में वो वही रूढ़िवादी पैटर्न से उनको पढ़ाया जाता है। अब क्या हो गया है, बच्चे जो घर में खेलना पसंद करते हैं उनको स्कूल में हम खिलाएंगे, और उसी खेल कूद के बीच में उनके मस्तिष्क का निर्माण कराएंगे। क्यों ना? ऐसा करने में क्या कठिनाई है? क्यों ना हम ऐसा करें? और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी की बात करती है कि हम छोटे बच्चों को स्कूल में हंसते खेलते कूदते उनके मस्तिष्क का निर्माण करेंगे, उनके अंदर ज्ञान के सभी लक्षण को विकसित करेंगे। तो ये कक्षा 1 से 3 साल पहले की ऐसी व्यवस्था है। इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी। कक्षा 2 तक कोई परीक्षा का नियम नहीं रखा गया है। अब आगे क्या हुआ? कक्षा 3 में जाएंगे।
कक्षा 3 में जब आप जाएंगे तो मैं आपको बता दूं, इसको अलग से ले लेते हैं। कक्षा 5 आपने समझ लिया, 5 आपने समझ लिया, सॉरी 5 साल की जो 5 वर्ष का जो समय दिया गया है, यानी कि बालक या बालिका, छोटे बच्चे जब 3 साल से लेकर 8 साल तक की उम्र में है, उसमें जो उसका 5 साल जो ये उम्र है, इसके 3 साल उसके ऐसे गए, कक्षा 1 में 1 साल, कक्षा 2 में 1 साल, अब +3। अब यहां से बच्चा जाएगा तीसरा, चौथा और 5वां पढ़ेगा। इसमें क्या करेंगे, हम बच्चों को कुछ एक्टिविटी करना स्टार्ट कराएंगे, यानी कि एक्टिविटी के साथ साथ पढ़ेगा। वही बच्चा स्कूल छोड़कर घर ना आने का सोचे। स्कूल बाहर भी क्यों आता है, वो बाहर सोचता है खेलेंगे कूदेंगे, स्कूल में खेलो कूदो क्या दिक्कत है, और उसी खेल कूद के साथ उनको पढ़ाएंगे भी। लेकिन एक चीज स्टार्ट करेंगे कि अब परीक्षा लेना उनका शुरू करेंगे। परीक्षा लेना भी आपको पेन पेपर की तरह नहीं, उसके कई रूप होते हैं जिसका चर्चा हम आगे करेंगे आपके साथ। असेसमेंट का फॉर्म कैसे लाएंगे, फिर इसके साथ साथ उनको कुछ लैंग्वेज पढ़ना सिखाएंगे। लैंग्वेज हो सकता है आपका लोकल लैंग्वेज हो या अंग्रेजी माध्यम हो, इसकी छूट अब स्कूलों को दे दी गई है कि आप मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाएं, या फिर आप चाहें तो अंग्रेजी भाषा में उनको पढ़ाएं, ये अब छूट है। तो ये अवस्था ऐसे चलेगी। अब फिर आगे बढ़ा 3 साल, ये कब होगा, इस 6ठा, 7वां और 8वीं, ये 3 साल, ये बच्चा अब 3 साल इस कक्षा में बिताएगा। और इस कक्षा में क्या होगा, उसे हम कंप्यूटर की शिक्षा देंगे, उसे कुछ वोकेशनल कोर्स कराएंगे, जैसे कि उसे कुछ स्किल बेस्ड यानी कि कुछ हुनर से युक्त कुछ शिक्षा उनको देंगे। सिलाई सिखाएंगे उनको, कई तरह के ऐसे चीज़ें सिखाएंगे, कंप्यूटर पर टाइपिंग सिखाएंगे, हार्डवेयर सिखाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों का क्या होगा, हुनर का विकास होगा। तो ये काम इस कक्षा में हम करेंगे। अब आगे जब बालक या बालिका 9th 10th 11th 12th इस कक्षा में जाएगा, तो इस कक्षा में हम क्या करेंगे, सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम लेंगे और कोई एक फिक्स स्ट्रीम नहीं बना देंगे। बच्चा चाहे तो ये एक विषय विज्ञान का ले ले, कुछ विषय वो मानविकी का ले ले, दोनों मिलाकर साथ में पढ़े। कुछ ऐसा रिजिड पैटर्न यानी कि कुछ ऐसा बांध नहीं देंगे कि उसको यही पढ़ना है, ताकि उसकी रुचि बनी रहे, यानी यही पढ़ना होगा तो हो सकता है उसकी रुचि खत्म हो जाए पढ़ाई के प्रति। इसका हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे। और क्या करेंगे, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करेंगे, वो क्रिटिकली सोचने का आदत डाले, चीज़ों के प्रत्येक पहलू को विचार करे, उसको समझे, उसके बारे में अपना विचार बनाए और उसको प्रकट करने का, लोगों के सामने व्यक्त करने का उसमें कला है, यानी कि उसके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो, उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो, यही कारण है। इसके साथ साथ उनको हम फॉरेन लैंग्वेज सिखाएंगे, कई तरह के इसमें उनको व्यवस्था देंगे, ये हो जाएगा। अब आप सोच कर देखिए कि जब ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जाएगी तो क्या उस बच्चे का पर्सनालिटी विकास नहीं हो पाएगा, क्या उस बच्चे का समग्र विकास नहीं हो पाएगा, क्या वो बच्चा स्कूल जाने से डरेगा, क्या वो बच्चा आगे पढ़ने से डरेगा, नहीं डरेगा। वो निडर होकर वो हर एक शिक्षा के हर एक पहलू को समझने का प्रयास करेगा, प्रयास ही नहीं करेगा, समझेगा भी। तो ये शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। अब हम जानेंगे कि दूसरा इसका क्या मुख्य बिंदु है। तो दूसरा मुख्य बिंदु है 100% सकल नामांकन अनुपात, यानी कि मान लीजिए 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 बच्चे कॉलेज जाएं और वहाँ पे पढ़ें और पूरा पढ़ाई अपना कंप्लीट करें। सामान्य अर्थों में आप इसे समझें, मान लीजिए 100 बच्चे हैं, उसमें से केवल 40 बच्चे कॉलेज गए तो 60 बच्चे तो बाहर रह गए। लेकिन नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है 100% हमारा क्या हो जाए, नामांकन अनुपात हो जाए, यानी कि जितने बच्चे हैं सब के सब स्कूल जाएं और शिक्षित हो जाएं। आगे क्या है, लचीला पाठ्यक्रम, मैंने अभी बताया था आपको। लचीला पाठ्यक्रम में क्या है कि आपको जो अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं,
आप आर्ट्स के साथ साइंस ले सकते हैं, आप करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर दोनों मिला सकते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में। आप एक विषय आर्ट्स से यानी कि मानविकी से हो सकता है आप इतिहास ले लें, और एक विषय विज्ञान से आप फिजिक्स ले लें, भौतिकी ले लें, दोनों मिलाकर पढ़ें। ये आपकी मर्जी है। आप जब ऐसा हो जाएगा तो सोचिए कितना बढ़िया शिक्षा व्यवस्था हो जाएगा, और बच्चों की अभिरुचि का हम इसमें ध्यान रख पाएंगे। तो ये लचीला पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। शिक्षा में समकालीन विषयों का प्रवेश किया गया है, क्योंकि वही शिक्षा है जिसमें समकालीन चीजों का यथोचित स्थान है, जो वर्तमान समय में भी महत्वपूर्ण है और भविष्य में आने वाले किसी भी संकटों के लिए, विषयों के लिए, मुद्दों के लिए उतना ही प्रभावी होगा। वही शिक्षा है। और अभी का युग क्या है? अभी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जीते हैं, मशीन लर्निंग का युग है। अभी क्या है? विज्ञान का युग है। हमारा देश चांद पर अपने चंद्रयान 3 को पहुंचा चुका है। हम हर क्षेत्र में आगे हैं, हम सॉफ्ट पावर में आगे हैं, हम हार्ड पावर में आगे हैं। तो ये कैसे बना रहेगा जब हम शिक्षा के आज के दौर में जो महत्वपूर्ण अंग हैं उससे हम अपने बच्चों को शिक्षित करें। तो शिक्षा में समकालीन विषयों का प्रवेश किया जाएगा। अनुभवात्मक शिक्षा यानी कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग को स्थान दिया जाएगा, ताकि आप केवल पढ़ें ही ना, उसका अनुभव भी करें, उसका लैब टेस्ट भी करें, लैब में भी जाकर उसका निरीक्षण परीक्षण करें। इस शिक्षा का स्थान है आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। व्यावसायिक कौशल यानी कि स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। आपको तरह तरह के कौशल का निर्माण किया जाएगा, आपके अंदर कुशलता भरी जाएगी, ताकि आप किसी भी कार्य में जाएं तो आप आगे निकलें, क्योंकि जहां हुनर है वहां कदर है। इसलिए जरूरी है कि व्यावसायिक कौशल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थान दिया गया है। परीक्षा एवं मूल्यांकन में सुधार। अब तक क्या होता था कि वर्ष में एक बार या 2 बार परीक्षाएं हुई, आप परीक्षा सही से दे गए तो आप टॉप कर गए, पास कर गए, फर्स्ट कर गए, सेकंड कर गए, जो भी हुआ। लेकिन आप कितने भी मेधावी छात्र या छात्राएं हैं और परीक्षा के एक दिन पहले आपका तबीयत खराब हो जाए, या परीक्षा के दिन कुछ ऐसा हो जाए कि आपने उस दिन उस तरीके से उस पेपर को नहीं बना पाया, और आपका जो मूल्यांकन होगा उसमें आपकी छवि खराब हो जाएगी, आपको बढ़िया नंबर नहीं मिलेगा। तो क्या आप में कोई कमी थी? नहीं, आप में कमी नहीं है। उस समय आप हो सकता है उस तरीके से आप अपने आप को दिखा नहीं पाए, आप अपने आप को समझा नहीं पाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस चीज का ध्यान रखा गया है कि वर्ष में एक ही बार परीक्षा न हो, कई बार परीक्षा हो, सतत परीक्षा आपकी होती रहे, कई माध्यमों से आपका निरीक्षण किया जाए, करिकुलर से, एक्स्ट्रा करिकुलर से, सभी तरीके से आपका असेसमेंट किया जाए। इसीलिए परीक्षा एवं मूल्यांकन में सुधार किया गया है। सर्वांगीण विकास मैंने बता दिया आपको, सभी तरह से आपका विकास हो, बौद्धिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, आपके मन का, मस्तिष्क का, शरीर का, विचार का, सबका विकास हो, कुशलता है आपके जीवन में। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, ये एक एजेंसी बनाया गया है कि जो क्या करेगी, इंट्रेंस टेस्ट करवाएगी, परीक्षा लेगी। आप लोग देखे होंगे अभी CUET का एग्जाम हुआ था, NTA करवाई थी, कई सारे ऐसे परीक्षाएं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा करवाई जाती है। कुशल शिक्षक प्रशिक्षण। अब इतनी बढ़िया राष्ट्रीय शिक्षा नीति यदि मैं कहूं तो कोई भी नीति तब तक बढ़िया नहीं होता जब तक उस नीति को फॉलो करने वाले, यानी कि उस नीति को जमीन पर, धरातल पर उतारने वाले कुशल न हो। और शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने वाले कौन है? शिक्षक हैं। वो शिक्षक यदि ट्रेंड न हो, प्रशिक्षित न हो, तो क्या ये जो हम बात कर रहे हैं ये संभव हो पाएगा? कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि भारत में कुशल प्रशिक्षक प्रशिक्षण किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुशल शिक्षक प्रशिक्षण के कई बिंदुओं पर जोर दिया गया है।
मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक दर पर राष्ट्रीय मिशन, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन। यानी कि जो बच्चे हैं तभी से उनको विज्ञान के घटक, गणित और जो मूलभूत साक्षरता के अंग उपांग होते हैं उसके लिए बच्चों को शुरू से ही तैयार किया जाए। बेसिक न्यूमरेसी का ज्ञान दे दिया जाए, गणित सीखें वो, सांख्यिकी सीखें वो, बचपन से ही उनका मस्तिष्क इस तरीके से विचार करने के लिए सक्षम हो जाए। इसके लिए एक मिशन बनाया गया है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। अब फिर से याद कीजिए आप गुड़िया को। गुड़िया एक मेधावी छात्रा थी और अल्प आयु में ही आप कह सकते हैं, यानी कि शिक्षा के मध्य में ही उनकी शादी हो गई और पढ़ाई उसका छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम शिक्षा में नहीं है। अब इसे लाया गया है। आप यदि बीच में शिक्षा छोड़ भी देते हैं तो भी आपको या तो डिप्लोमा या तो सर्टिफिकेट, यानी फर्स्ट ईयर करके आपने छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, 2 साल करके आपने ग्रेजुएशन में छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 3 साल करके आपने पूरा कर लिया अपना 3 साल का तो आपको डिग्री मिलेगा। तो गुड़िया ने फर्स्ट ईयर के बाद अपना पढ़ाई छोड़ दिया था तो वो अशिक्षित, यानी कि ऐसा नहीं कहा जाता कि वो उसने ग्रेजुएशन नहीं किया, उसने डिप्लोमा तो किया और कई वर्षों के बाद वो फिर से अपने शिक्षा को कंटिन्यू करना चाहेंगी तो उसे फिर से फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा। वो डिप्लोमा के बाद फिर से सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और 2 साल में ही वो आराम से स्नातक की परीक्षा पास कर सकती हैं। इसलिए इस व्यवस्था को लाया गया है ताकि हमारे देश में कोई भी अब व्यवस्था के कारण अशिक्षित न रह जाए, ये जरूरी है। तो अब आप लोगों ने समझ लिया कि इसके क्या क्या पहलू हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। अब देखेंगे कि किसी भी राष्ट्रीय नीति जब लागू की जाती है तो उसके कुछ अहम पहल होते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कुछ अहम पहल हैं, जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है ये। इसमें क्या होता है कि आप जैसे एक बैंक होता है वैसे ही आप अपने एकेडमिक क्रेडिट को इसमें जमा कर सकते हैं और ये क्रेडिट आपको मदद करेगा बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। ये क्रेडिट आपको मदद करेगा कहीं रोजगार करने के लिए, रोजगार यानी कि नौकरी पाने के लिए। ये क्रेडिट आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को क्या करेगा, उसका एक मानक बनेगा और इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने एकेडमिक क्वालिफाइड हैं। दूसरा है सार्थक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति। ये एक प्रोग्राम चलाया गया है जिससे बच्चों में समग्र विकास किया जा सके। आगे है बाल वाटिका। मैंने बताया था आपको कि शुरुआती दौर में जो ढांचा है उसमें 5 साल, यानी कि छोटा बच्चा जब 3 साल से लेकर 8 साल तक की आयु में होता है तो बाल वाटिका में 3 साल, यानी कि पहली कक्षा से पहले का जो 3 साल है उसे बाल वाटिका में हम पढ़ाएंगे। और कई जगह बाल वाटिका पहले से आप जरूर सुनते आएंगे, आंगनवाड़ी। तो इस तरीके की व्यवस्था पे और हम ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि छोटे बच्चों में शिक्षा का विशेष प्रचार प्रसार हो, क्रियान्वयन हो। विद्या प्रवेश कार्यक्रम, ये एक कार्यक्रम है विद्या प्रवेश। इसमें भी जो आगे बच्चे जब बाल वाटिका से निकलेंगे तो फिर यहाँ पे प्रवेश करेंगे। फिर इंडियन साइन लैंग्वेज, जो दिव्यांग हैं उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रथम वर्ष से इंजीनियरिंग की पढ़ाई। प्रथम वर्ष में जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे वो अपने क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करेंगे, परीक्षा देंगे, ताकि क्या हो जाए, एक बुनियादी समझ विकसित हो जाए उनके अंदर में जब वो अपने भाषा में उसको पढ़ेंगे। तो ये कई सारे पहल जो हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अब तक शुरू हो चुके हैं। इसका क्रियान्वयन का जो परंपरा है, प्रोसेस है, स्टार्ट हो चुका है। अब देखेंगे कि कोई भी नीति हो तो उसके कुछ चुनौतियां होती है। बिना चुनौतियों का कोई नीति नहीं होता। चुनौतियां क्या क्या हैं इनके सामने? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियां देखेंगे। पहला, संसाधनों की अनुपलब्धता। संसाधन, जब ये बात की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तो बताया गया है
कि 6% ऑफ जीडीपी, 6% सकल घरेलू उत्पाद के जो 6% हैं उनको खर्चा जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है। तो संसाधनों की उपलब्धता और उपलब्धता तो बनी ही रहती है। नौकरी और ज्ञान का बेमेल होना, क्योंकि अभी नया नया ये शुरुआत है, एक पुरानी परंपरा चली आ रही है। तो जब भी कोई पुराना ढांचा टूटता है और नए ढांचा का निर्माण होता है तो कुछ समय तक ये असमंजस सा बना रहता है। तो अभी जिस तरीके से नई शिक्षा नीति में हम कई विषयों को मिलाकर एक नया सब्जेक्ट का बना रहे हैं, फिर वो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि नौकरी और शिक्षा में थोड़ा सा बेमेल हो जाए। हालांकि इसको दूर करने का पूरा प्रयास किया गया है शिक्षा नीति में। फिर भाषीय फॉर्मूला, बच्चे कई सारे भाषाओं को पढ़ेंगे तो हो सकता है कोई भी भाषा ठीक से नहीं समझ पाए, लेकिन ये भी एक अनुमान मात्र है। आमतौर पे हम सभी भारत में 2 या 3 भाषा तो जानते हैं। तो ये एक अनुमान है, इस तरीके का लगाया जाता है कि हो सकता है कई भाषाओं में दिक्कत हो जाए, लेकिन ऐसा अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं गया है। समवर्ती सूची, आप जानते हैं एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन दोनों के बीच में कई बार टसल हो जाते हैं। तो इसको भी दूर करने का प्रयास केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर कर रही है। आगे इस पर कुछ ऐसा ना बने टकराव, ये भी एक प्रकार का आप चुनौती इसको मान सकते हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण, अब शिक्षा के सार्वभौमिकरण में कई सारे चैलेंजेस हैं। इंक्लूसिवनेस का, क्या पूरा भारत अब तक एक प्लेटफॉर्म पे है जो हम सबों को एक साथ लाने का प्रयास शुरू कर दिए हैं? क्या हमने पूरी तरीके से गरीबी को मिटा दिया है? क्या हमने समाज में जो एक डिवीजन बना हुआ है, विभाजन बना हुआ है, क्या हमने उसको मिटा दिया है? क्या हमने समाज में सबको समता दिया है? समानता के लिए जो कदम उठाए गए हैं, क्या वो पूरे तरीके से कारगर हो पाए हैं? जब ये अभी तक नहीं हो पाए हैं तो कैसे हम शिक्षा में सार्वभौमिकरण को अभी सोच सकते हैं? लेकिन क्या इसके कारण हम सोचना भी बंद कर दें? नहीं। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो समाज में समता, समानता ला सकता है, गरीबी मिटा सकता है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस तरीके से प्रयोजन बनाया है। डिजिटल विभाजन, अभी भी भारत में डिजिटल डिवीजन है, आप जानते हैं। कोरोना के समय में देखा गया था कि कई सारे बच्चे जो शहर में पढ़ने के लिए उनके पास व्यवस्थाएं थी, लेकिन गांव में वो पढ़ाई से दूर चले गए क्योंकि सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो गई। आज भी डिजिटल डिवीजन है। यदि उनके पास व्यवस्था है भी तो कई गांव में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। जब तक ये सब कुछ एक साथ विकसित ना किया जा सके तो क्या नई शिक्षा नीति कारगर हो पाएगी? एक प्रश्न बना हुआ है। लेकिन इस पर भी आप जानते हैं कि सरकार पूरी तरह से काम कर रही है, किसी तरीके से इस विभाजन को खत्म किया जाए, कम किया जाए। बुनियादी ढांचों का अभाव, गांव में बच्चे हैं लेकिन स्कूल का बिल्डिंग नहीं है। स्कूल का बिल्डिंग है, उसमें बिजली नहीं है। यदि वहां बिजली है तो वो बिजली के जो उपकरण होते हैं, बल्ब होता है, पंखा होता है, वो नहीं है। यदि वो भी है तो फिर वहां पर किसी अन्य बुनियादी चीजों का अभाव है। जब तक हमारे पास बुनियादी ढांचा नहीं होगा तब तक किसी नए पद्धति को कैसे पूर्ण तरीके से लागू कर पाएंगे? ये बड़ा सोचनीय विषय है। आप भी इस पर सोचिए कि कैसे इसको पूरा किया जाए। क्या सरकार इस पर काम कर रही है? कर रही है तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रही है तो आप सुझाव दीजिए कैसे इस पे काम करना चाहिए। आगे देखते हैं कि इसके क्रियान्वयन एजेंसी कौन कौन है। किसी भी योजना को लागू करने के लिए कुछ एजेंसियां होती हैं। तो एक पहली एजेंसी है एनसीईआरटी, आप सब इसको जानते हैं। दूसरी है एससीईआरटी। जैसे एनसीईआरटी केंद्र सरकार की है, सेंट्रल लेवल पे होता है, ऐसे एससीईआरटी सभी राज्य में होते हैं। दिल्ली में भी एससीईआरटी है, अन्य राज्यों में भी है। वो राज्य के शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम बनाती है, नीतियों का निर्माण करती है। एससीईआरटी आपने समझ लिया। केंद्र व राज्य शिक्षा मंत्रालय, केंद्र और राज्य शिक्षा बोर्ड जैसे सीबीएसई है, उत्तर प्रदेश का अपना स्कूल एजुकेशन बोर्ड है,
बिहार का अपना स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, गुजरात का अपना है, ऐसे ही सभी स्टेट का भी अपना एजुकेशन बोर्ड होता है। सीबीएसई है, शिक्षा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है। ये सभी जो है इसके क्रियान्वयन के एजेंसीज हैं। इन पे ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारें, न कि धरातल पर उतारें, इसके लिए ठोस कदम लें और भारत में जो शिक्षा के लिए एक क्रांति लाने का विचार बनाया गया है, उस क्रांति में आप अपना योगदान दें और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भारत में लागू कर पूरे भारत में एक ऐसा क्रांति ले आए जिससे ये हमारा प्यारा भारत जो हम कल्पना करते हैं, नया भारत, नव भारत, वो परिकल्पना, वो कल्पना हमारा साकार हो जाए। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप सभी आज शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ठीक से आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए तथास्तु ICS हिंदी के साथ।